मैं हूं नोवा। मैं हूं अलॉय और यह है एजेंट स्टैक डेली। ओपनएआई ने 29 जुलाई को अपने टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट में एक महत्वपूर्ण अपडेट शिप किया। संस्करण 0.146 और बदलाव एक वर्जन बम्प से कहीं आगे जाते हैं। टीमें अब Amazon बेडरॉक और क्लॉड कोड मार्केटप्लेस से प्लगइन्स खींच सकती हैं। वेबसॉकेट के माध्यम से एक पतले क्लाइंट को एक भारी रिमोट होस्ट से कनेक्ट कर सकती हैं और पेजनेटेड इतिहास के साथ कन्वर्सेशन थ्रेड्स को फोर्क कर सकती हैं। अलग से ओपनएआई ने GPT 5.6 के लिए 2 सेटिंग्स भी प्रकाशित की, जिन्होंने बिना रिट्रेनिंग के इसके AGI 3 रीजनिंग स्कोर को 3 गुना कर दिया। लिक्विड एआई ने 8,192 टोकन संदर्भ विंडो के साथ 2 ओपनवेट फ्रेंडली एनकोडर रिलीज किए और नैनोबॉट ने सेल्फ होस्टेड एजेंट फ्रेमवर्क के रूप में 46,000 गिटहब स्टार्स हासिल किए। आज आप उन 4 रिलीजेस सुनेंगे। कम्फी यूआई का स्ट्रीमिंग वीडियो पाइपलाइन। विदेशी रोबोटिक्स के आसपास एफसीसी नियम कड़े हो रहे हैं। 2 रोबोट ट्रेनिंग पेपर सस्ते हार्डवेयर फ्री पाइपलाइन की ओर इशारा कर रहे हैं और एलन एआई गृहस्तरीय जियोस्पैशियल इन्फरेंस के लिए पोजीशनिंग कर रहा है। उपयोगी एआई कार्य दूरस्थ वर्कस्टेशन, स्थानीय सीपीयू, एज बॉक्स, रोबोट कंट्रोल लूप और विशेषज्ञ सेवाओं में फैल रहा है, जिन्हें सामान्य प्रोडक्शन वातावरण में देखा और गवर्न किया जा सकता है। चलिए इसमें जाते हैं। ओपनएआई ने 29 जुलाई को कोडेक्स 0.146 शिप किया और यह रिलीज काफी ज़मीन धकती है। वितरित टीमों के लिए सबसे ठोस जीत वेबसॉकेट ब्रिज है। ऐप सर्वर अब एक अलग मशीन पर चलने वाले कोड मोड होस्ट से कनेक्ट हो सकता है, बजाय इसके कि सब कुछ स्थानीय रूप से चलने की उम्मीद हो। आपके लैपटॉप पर एक पतला क्लाइंट भारी रिमोट वातावरण के भीतर टूल्स, प्लगइन्स और अप्रूवल को ड्राइव कर सकता है, जबकि आपके सामने परिचित कोडेक्स कंट्रोल सरफेस रखता है। यह इंटरैक्शन को एग्जीक्यूशन से साफ तरीके से अलग करता है। लैपटॉप कन्वर्सेशन संभालता है, जबकि रिमोट वर्कस्टेशन कंप्यूट, रिपोजिटरीज, क्रेडेंशियल्स और इंस्टॉल टूल्स प्रदान करता है। जो टीमें पहले से क्लाउड वर्कस्टेशन प्रोविजन करती हैं, उन्हें अब केवल एक स्थानीय इंटरफेस को उन तक पहुंचाने के लिए हाथ से बनाया गया रिले नहीं चाहिए और एक पुनः कनेक्ट करने वाला क्लाइंट पूरे सेशन और टूल स्टेट को फिर से बनाने के बजाय उसी नाम के काम पर वापस जा सकता है। क्लाउड वर्कस्टेशन चलाने वाली शॉप्स के लिए यह बहुत बड़ी बात है। पूरा रिमोट डेस्कटॉप स्ट्रीम करने के बजाय आपको एक हल्का ब्रिज मिलता है जो सीधे कोडेक्स से बात करता है और यह प्लगइन कार्य में परत चढ़ाता है जहां बड़ा बदलाव आता है। कोडेक्स अब एजेंट प्लगइन्स मैनिफेस्ट फॉर्मेट का समर्थन करता है और ओपनएआई के अपने वर्कस्पेस पब्लिशिंग फ्लो के साथ साथ Amazon बेडरॉक और क्लॉड कोड मार्केट प्लेस से पैकेज खींच सकता है। एक मैनिफेस्ट डेफिनेशन रनटाइम के बीच यात्रा करती है, बजाय इसके कि प्रत्येक होस्ट के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हो। महत्वपूर्ण इकाई पैकेज बन जाती है, इसके टूल्स, स्किल्स, रिसोर्सेस और मेटाडेटा, बजाय उस विशेष असिस्टेंट के जो इसे लोड करता है। यह एक साझा इंटरनल प्लगइन को विभिन्न कोडिंग एजेंट्स का उपयोग करने वाली टीमों में वितरित करना आसान बनाता है। अब आपको एग्जीक्यूटर प्रोवाइडेड स्किल्स भी मिलती हैं। उनके एसोसिएटेड रिसोर्सेज सेशन के अंदर से पढ़े जा सकते हैं। सेशन को शुरू होने पर नाम दिया जा सकता है या साफ किया जा सकता है। महत्वपूर्ण थ्रेड्स को त्वरित वापसी के लिए चिह्नित किया जा सकता है और आप साइड कन्वर्सेशन के बीच स्विच कर सकते हैं बिना उन्हें बंद किए। फोर्केबल थ्रेड्स पेजनेटेड हिस्ट्री लेकर चलती हैं, जिसमें टेम्परेरी फोक्स शामिल हैं, जो मेन थ्रेड लिस्ट से बाहर रहती हैं। तंग कॉन्टेक्स्ट बजट्स के तहत अधिक स्किल्स बनाए रखी जाती हैं और टर्मिनल चेतावनी देता है जब कैटलॉग को ट्रंकेट करना पड़ता है। प्रॉक्सीज ऑथेंटिकेशन, प्लगइन डाउनलोड्स, एमसीपी ऑथराइजेशन, रिमोट एग्जीक्यूशन, वेबसॉकेट्स, रीडायरेक्ट्स
और लोकल मॉडल कनेक्शंस में सम्मानित किए जाते हैं। MCP सर्वर्स और ऐप टूल्स ऑथेंटिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के बाद रिफ्रेश होती हैं। हेल्दी वंस को परेशान किए बिना क्लोज्ड सर्विसेज को पुनः कनेक्ट करती हैं। टर्मिनल हैंडलिंग में भी विंडोज नेविगेशन कीज, नॉन ब्लॉकिंग इंटरप्ट्स, हाइपरलिंक्स, नैरो लेआउट्स और सैंडबॉक्स प्रोसेस ट्रीज के विश्वसनीय शटडाउन के लिए फिक्सेस मिली हैं। तो यह एक डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज और रिलायबिलिटी पास दोनों है। यह एक समन्वित मल्टी एजेंट प्रोटोकॉल नहीं बनाता, लेकिन एक संगठन एक पैकेज डेफिनेशन को रनटाइम्स में प्रकाशित कर सकता है, जबकि प्रॉक्सी और रिकनेक्शन फिक्सेस नेटवर्क चेंजेस के माध्यम से टूल सरफेस को जीवित रखते हैं। रिलीज सबमिटेड मैसेजेस, फाइनल रिस्पॉन्सेस, फेल टर्न एरर्स, टाइमस्टैम्प्स और अप्रूवल सेटिंग्स को इंटरप्शंस, रीप्ले, इंपोर्ट्स और फोर्क्स में भी सुरक्षित रखती है। यही वह स्टेट है जो आप एक लंबे कोडिंग जॉब के दौरान गायब नहीं होते देखना चाहते। गिटहब ने अपने जेटब्रेन्स आइड्स के लिए कोपायलट प्लगइन में एक अपडेट भेजा जो डेवलपर्स को टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन और मॉडल सिलेक्शन पर स्पष्ट नियंत्रण देता है। हेडलाइन में ओपन टेलीमेट्री सपोर्ट में सुधार है, लॉग्स, ट्रेसेस और मैट्रिक्स को जो भी ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक एक टीम चलाती है उसमें भेजने के लिए खुला मानक। डिफ़ॉल्ट स्वीकार करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्यून कर सकते हैं कि क्या भेजा जाता है और यह कहाँ जाता है। यह एक इंजीनियरिंग संगठन को असिस्टेंट एक्टिविटी की तुलना एप्लीकेशन ट्रेसेस, रिपोजिटरी इवेंट्स और सर्विस कॉस्ट्स के साथ एक जगह से करने की सुविधा देता है। यह सिक्योरिटी और कंप्लायंस टीम्स को एक परिभाषित एक्सपोर्ट पाथ भी देता है, बजाय इसके कि उन्हें कोडिंग असिस्टेंट को एक अपारदर्शी द्वीप के रूप में व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाए। केंद्रीकृत ऑब्जर्वेबिलिटी पहले से चला रहे टीमों के लिए यह एक बड़ी बात है। कोपायलट की गतिविधि एप्लीकेशन ट्रैफिक के समान पाइपलाइन में जा सकती है। AI उपयोग नियमित लॉग और ट्रेस के साथ दिखाई देता है, बिना अलग से इंटीग्रेशन बनाए। एजेंट कॉल लेटेंसी या विफल टूल एक्शंस में अचानक वृद्धि की जांच उन्हीं डैशबोर्ड्स और रिटेंशन रूल्स से की जा सकती है जो बाकी जगह उपयोग होते हैं। अपडेट जेटब्रेन्स वातावरण में स्पष्ट मॉडल मैनेजमेंट कंट्रोल्स भी जोड़ता है, जो डेवलपर्स को यह सीधा नियंत्रण देता है कि कौन से AI मॉडल्स जुड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझने का एक साफ तरीका देता है कि वे क्या सरफेस सपोर्ट कर रहे हैं। और यह क्लॉड एजेंट फ्लोज के अंदर MCP सर्वर्स और कस्टम एजेंट्स को सक्षम करता है। MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक यूनिफॉर्म इंटरफेस के जरिए AI एजेंट को बाहरी टूल्स और डेटा को कॉल करने देता है। एक आंतरिक डेटाबेस, API या कोड इंडेक्स जो पहले से MCP एक्सपोज करता है, क्लॉड एजेंट फ्लो से कस्टम ग्लू के बिना पहुंचा जा सकता है। यह IDE को कंपनी टूल्स के लिए एक गांड एंट्री पॉइंट बनाता है, टेलीमेट्री रिकॉर्डिंग के साथ कि असिस्टेंट ने क्या छुआ। एक स्पेशलाइज्ड एजेंट एक प्राइवेट कोड कैटलॉग को क्वेरी कर सकता है, किसी आंतरिक सर्विस से डिप्लॉयमेंट स्टेट पूछ सकता है और आंसर वापस कर सकता है बिना डेवलपर को एडिटर छोड़ने पर मजबूर किए। जेटब्रेन्स और वर्सेस कोड दोनों का उपयोग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस दोनों में समान मॉडल कंट्रोल्स, टूल रीच और ऑब्जर्वेबिलिटी पॉलिसी चाहेंगे। OpenAI ने 29 जुलाई को विवरण प्रकाशित किया जिसमें दिखाया गया कि 2 API सेटिंग्स को एनेबल करने से GPT 5.6 के ARC-AGI 3 स्कोर 3 गुने हो गए, साथ ही टोकन एफिशिएंसी में सुधार हुआ। यह पजल स्टाइल रीजनिंग टेस्ट ब्रूट फोर्स पैटर्न मैचिंग का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है। वेट्स नहीं बदले, परिणाम इससे आया कि कैसे एक कंटिन्यूइंग टास्क स्टेट कैरी करता है। डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन कैपेबिलिटी को छुपा या प्रकट कर सकता है, जिसे लोग गलती से सिर्फ मॉडल को क्रेडिट देते हैं। पहली सेटिंग रीजनिंग को टर्न्स के बीच रिटेन करती है ताकि यूजफुल वर्क बना रहे, इसके बजाय हर रिक्वेस्ट कोल्ड स्टार्ट न हो। दूसरी ओल्डर कॉन्टेक्स्ट को कॉम्पैक्ट करती है,
पहले के कंक्लूजन्स को रखते हुए, जबकि टोकन लोड कम करती है। कई अटेम्प्ट्स की जरूरत वाले पजल पर मॉडल एक डिस्कवर्ड रूल को प्रिजर्व कर सकता है, उसके आसपास डेड एंड प्रोज को डिस्कार्ड कर सकता है और सेम क्लू को फिर से डिस्कवर करने के बजाय आगे बढ़ सकता है। सॉफ्टवेयर वर्क में भी यही पैटर्न दिखती है। एक एजेंट लॉग्स इंस्पेक्ट कर सकता है, एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकता है, रेलेवेंट कोड लोकेट कर सकता है और फिर कई टर्न्स बाद तीनों कंक्लूजन्स की जरूरत हो सकती है। हर टोकन को रिप्ले किए बिना कंक्लूजन्स को रखना प्रैक्टिकल फॉर्म में एफिशिएंसी क्लेम है। ओपनएआई के अनुसार परिणाम रीट्रेनिंग के बजाय कॉन्फ़िगरेशन से कम टोकन्स खर्च करके हायर स्कोर्स है। यह कंपैरिजंस को भी कॉम्प्लिकेट करता है। सेम मॉडल को कॉल करने वाले दो एप्लीकेशंस अलग अलग रिजल्ट्स देख सकते हैं अगर एक रीजनिंग स्टेट प्रिजर्व करता है और दूसरा रीसेट करता है। एक बेंचमार्क रिपोर्ट जो सिर्फ मॉडल का नाम लेती है लेकिन स्टेट सेटिंग्स ओमिट करती है, वह अब पूरा टेस्ट डिस्क्राइब नहीं कर रही। ये नंबर्स तब तक एक ओपनएआई क्लेम है जब तक कोई सेम टास्क बजट के साथ रिप्रोड्यूस न करे। मल्टी स्टेप प्लानिंग, कोडिंग इन्वेस्टिगेशंस और एजेंट लूप्स में बेंचमार्क की सेम प्रॉब्लम है। यूजफुल स्टेट अक्यूमुलेट होती है लेकिन रॉ हिस्ट्री महंगी हो जाती है। रिटेंशन प्लस कंपैक्शन पहले को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है बिना दूसरे को हमेशा के लिए खींचे। ओपनएआई को स्टिल कॉन्फ़िगरेशन नेम्स, टास्क बजट और फुल नंबर्स पब्लिश करने होंगे बिफोर हेडलाइन को प्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस किया जा सके। लिक्विड एआई ने 28 जुलाई को LFM 2.5 के दो ओपनवेट एन्कोडर्स रिलीज किए, जिनका साइज 230 मिलियन और 350 मिलियन पैरामीटर्स है। दोनों 8/192 टोकन विंडो के साथ लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट CPU वर्क को टारगेट करते हैं। एन्कोडर्स टेक्स्ट को रिप्रेजेंटेशंस में बदलते हैं, जिसे डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स क्लासिफाई, कंपेयर, राउट या इंस्पेक्ट करती हैं। यह नैरो जॉब ही है कि कुछ 100 मिलियन पैरामीटर्स प्रोडक्शन में स्टिल यूजफुल हो सकते हैं। एक जनरेटिव मॉडल रिस्पॉन्स लिखती है, एक एनकोडर यह तय कर सकती है कि रिक्वेस्ट किस पॉलिसी, डॉक्यूमेंट या क्यू से बिलोंग करती है बिफोर जनरेशन शुरू हो। लिक्विड एआई ने कॉजल डिकोडर बैकबोन्स को बाइडायरेक्शनल एनकोडर्स में बदला, वन डायरेक्शनल अटेंशन को फुल बाइडायरेक्शनल अटेंशन से बदला, कॉजल शॉर्ट कॉन्वोल्यूशंस को सिमेट्रिक नॉन कॉजल वंस से बदला और मास्क्ड लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव के साथ रीट्रेन किया। एक क्लासिफायर फ्रेज के दोनों तरफ देखने से बेनिफिट करती है, खासकर जब एक्सेप्शन या सेंसिटिव फील्ड डॉक्यूमेंट में लेट अपीयर होती है। मॉडल बिगिनिंग और एंड दोनों से एविडेंस पर विचार कर सकती है। लिक्विड एआई कहता है कि 230 मिलियन मॉडल लगभग 28 सेकंड में 8/192 टोकन CPU पास पूरा करता है, जो अपनी तुलना में मॉडर्न वर्ट बेस से लगभग 3.7 गुना तेज है। ये वेंडर के आंकड़े हैं, इसलिए स्पीड हार्डवेयर के साथ बदलेगी। टारगेट है क्लासिफिकेशन, रूटिंग, पॉलिसी लिंटिंग और पर्सनल डेटा डिटेक्शन। एक सपोर्ट सिस्टम रूटिंग से पहले केस हिस्ट्री को स्कोर कर सकता है। एक कंप्लायंस सर्विस लंबी पॉलिसी का निरीक्षण कर सकती है बिना टेक्स्ट को होस्टेड एंडपॉइंट पर भेजे। ओपन वेट्स के साथ एक टीम अपने लेबल्स के हिसाब से एनकोडर्स को अडेप्ट कर सकती है और एक मशीन पर डिप्लॉय कर सकती है। बड़ा ऑप्शन ज्यादा कैपेसिटी देता है, छोटा मॉडल कम लेटेंसी और मेमोरी लिमिट्स में फिट बैठता है। कोई भी जेनेटिव असिस्टेंट की जगह नहीं लेता। यह एक के आगे बैठ सकता है, तय करते हुए कि कौन सा रिक्वेस्ट सेफ है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है या किस क्यू में काम जाए। अब इंडिपेंडेंट टेस्ट्स को सामान्य लैपटॉप्स और सस्ते सर्वर्स पर CPU स्पीड कॉन्फर्म करनी होगी। कम्फी UI ने 29 जुलाई को वर्जन 0.29 शिप किया। सबसे ठोस बदलाव वीडियो पाइपलाइन में है। अब तक वीडियो ट्रांसकोडिंग प्रोसेसिंग से पहले हर फ्रेम को रैम में बफर करती थी।
यह शॉर्ट क्लिप्स के लिए काम करता है, लेकिन लंबा या हाई रिजोल्यूशन रेंडर मेमोरी खत्म कर देता है और जॉब के बीच में डाई हो जाता है। नया बिहेवियर इसके बजाय ट्रांसकोड को स्ट्रीम करता है, फ्रेम पढ़े जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और पाइपलाइन के आगे बढ़ने के साथ आगे पास होते हैं, बजाय इसके कि पूरा क्लिप मेमोरी में फिट होने तक एकत्र होते रहें। लंबी अवधि और हायर रिजोल्यूशन दोनों पुराने बफर को गुना करते हैं, इसलिए यह जीपीयू को तेज बनाए बिना उसी वर्कस्टेशन की प्रैक्टिकल सीलिंग बदल देता है। दूसरा बदलाव पार्टनर नोड्स सिस्टम को शिप होता है। कम्फी यूआई अब अपना जॉब आईडी पार्टनर सर्विसेज को रिक्वेस्ट हेडर के तौर पर भेजता है। जो कोई भी वर्कफ्लो में थर्ड पार्टी पार्टनर नोड इंटीग्रेट कर रहा है, उस हेडर से पार्टनर को फिलेनेम्स या टाइमिंग से अनुमान लगाने की जगह इनकमिंग वर्क को ओरिजिनेटिंग कम्फी यूआई जॉब से सही तरीके से कोरिलेट करने का एक क्लीन तरीका मिलता है। अगर एक ग्राफ एक साथ कई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट्स लॉन्च करता है, तो रिसीविंग सर्विस लॉग्स, बिलिंग एरर्स और रिटर्न्ड मीडिया को सही रन से अटैच कर सकती है। ये दोनों फ्लैशी जनरेशन फीचर्स की जगह प्लम्बिंग फिक्सेस हैं, लेकिन दोनों असली फ्रस्ट्रेशंस को एड्रेस करते हैं। लंबी वीडियो रेंडर्स पर आउट ऑफ मेमोरी क्रैशेस और जब वर्कफ्लो एक्सटर्नल सर्विसेज पर फैन आउट होती है तो अनक्लियर एट्रीब्यूशन। यह पेयरिंग किसी भी लाइन आइटम से ज्यादा उपयोगी है। स्ट्रीमिंग एक लंबे रेंडर को जिंदा रखती है। कोरिलेशन एक बार एक्सटर्नल पार्टनर नोड्स ग्राफ में शामिल हो जाएं, तो उस रेंडर को डायग्नोजेबल बनाती है। एक क्रिएटर जो 90 मिनट की जॉब खो देता है, उसे पता होना चाहिए कि लोकल मेमोरी, रिमोट सर्विस या किसी खास नोड ने इसे किया। वर्जन 0.29 उस वर्कफ्लो को कम मेमोरी प्रेशर देता है, बाउंड्री भर में एक बेहतर आइडेंटिफायर और महंगा ब्लाइंड रिट्राई के बजाय स्पष्ट जांच। इस हफ्ते एनवीडिया के एज एआई प्लेटफॉर्म जेटसन को एक असामान्य एंडोर्समेंट मिला। वेंचर कैपिटलिस्ट साराह गो, कन्विक्शन की फाउंडर और नो प्रायोर्स पॉडकास्ट की कोहोस्ट, ने 28 जुलाई को जेटसन को बिल्डर्स के लिए मस्ट कैरी एक्सेसरी के तौर पर फ्रेम करते हुए एक वीडियो पब्लिश किया। एनवीडिया के ब्लॉग ने पावरफुल कंप्यूट सो कॉम्पैक्ट, इट्स क्लच हेडलाइन के तहत इस क्लिप को उठाया। फ्रेमिंग मायने रखती है क्योंकि एज एआई वह दिशा है जहां बहुत सारा प्रैक्टिकल काम जा रहा है। रोबोट्स, ड्रोन्स, कियोस्क्स और इंस्पेक्शन रिग्स हमेशा क्लाउड सर्वर के राउंड ट्रिप का इंतजार नहीं कर सकते। जेटसन एनवीडिया का कॉम्पैक्ट सेल्फ कंटेंट कंप्यूटर है जो स्टाइल एक्सेलरेटर्स के आसपास बना है, बैग में फिट होने लायक छोटा, मॉडर्न एआई मॉडल्स को लोकली रन करने के लिए काफी हॉर्स पावर के साथ। बिल्डर्स के लिए अपील सीधी है। आप क्लाउड टाइम बुक करने के बिना जेटसन बॉक्स पर प्रोटोटाइप मॉडल कर सकते हैं और डेस्क से डिप्लॉयमेंट तक एक समान हार्डवेयर शेप बनाए रख सकते हैं। ट्रेड वही सामान्य एज कंस्ट्रेंट है। आप छोटी मशीन की मेमोरी और कंप्यूट सीलिंग के भीतर काम कर रहे हैं, इसलिए मॉडल साइज और एफिशिएंसी सर्वर क्लस्टर की तुलना में ज्यादा मायने रखती है। हालांकि यहाँ एक चेतावनी है, यह एक प्रोमो पोस्ट है जो एक वीसी के वीडियो क्लिप के आसपास बनाया गया है, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं। एनवीडिया का ब्लॉग कोई चेंजलॉग, नया एसकेयू या अपडेटेड स्पेसिफिकेशंस नहीं देता। नए सिलिकॉन के बिना भी यूज केस बताते हैं कि जेटसन फिर से क्यों उभरता है। एक फैक्ट्री कैमरा हर फ्रेम को ऑफसाइट भेजे बिना लाइन का निरीक्षण कर सकता है। एक मोबाइल रोबोट कनेक्टिविटी गिरने पर प्रतिक्रिया कर सकता है। एक डेमो रिग ग्राहक के पास जा सकता है, डेटा सेंटर तक पहुंचने की जरूरत के बजाय। ये लाभ लोकल इन्फ्रेंस से आते हैं, जबकि सीमाएं मेमोरी, पावर, थर्मल्स और कॉम्पैक्ट बॉक्स के सस्टेन मॉडल साइज में रहती हैं। एक असली सिलिकॉन रिफ्रेश या डेवलपर किट अपडेट के लिए देखें जो क्लच पिच को ऑर्डर करने योग्य कुछ ठोस में बदल दे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक बड़े चिप पर निर्भर रहने के युग से आगे बढ़ रही है।
एडवांस्ड पैकेजिंग स्पेशलाइज्ड पीस को आपस में जोड़ती है ताकि वे एआई वर्कलोड के लिए एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें। एक पीस कंप्यूट दे सकता है, दूसरा हाई बैंडविड्थ मेमोरी और तीसरा इनपुट और आउटपुट, जबकि पैकेज उनके बीच डेटा बहुत तेजी से हिलाता है जितना अलग सर्किट बोर्ड कर सकते थे। यह अप्रोच डिजाइनर्स को हर कंपोनेंट को एक ही प्रोसेस पर मैन्युफैक्चरिंग किए बिना फंक्शन कॉम्बाइन करने देती है। एक छोटा चिपलेट एक बड़े डाई से आसानी से मैन्युफैक्चर हो सकता है, फिर पैकेज में कई नॉन गुड पीस जॉइन किए जा सकते हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी सुधार सकता है क्योंकि एक डिजाइन टीम एक फंक्शन को अपडेट कर सकती है बिना हर पार्ट को एक ही शेड्यूल पर रिबिल्ड किए। इंटेल अपनी यूएस फैसिलिटीज में इस काम को नेक्स्ट जनरेशन एआई सेमीकंडक्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हाईलाइट कर रहा है। पैकेजिंग अब उतनी ही सीधे परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है जितनी अलग अलग चिप्स। कंप्यूट और मेमोरी के बीच की दूरी बैंडविड्थ, पावर यूज, कूलिंग और मॉडल के साइज को फीड रखने पर निर्भर करती है। यह फैब्रिकेशन के बाद सप्लाई चेन स्टेज भी बनाता है। अलग अलग जगह बने चिपलेट्स को अभी भी असेंबल, कनेक्ट और एक्सट्रीमली डेंस लिंक्स के साथ टेस्ट करना होता है। उन लिंक्स को बिना पैकेज को हीट ट्रैप में बदले भारी डेटा रेट्स कैरी करने होंगे, इसलिए मटेरियल्स, प्लेसमेंट और कूलिंग कंप्यूट आर्किटेक्चर का हिस्सा बन जाते हैं। डोमेस्टिक क्षमता तब मायने रखती है जब सरकारें और खरीदार INTL 728 FCC, FCC कपड़े तह करने या वस्तुओं को छांटने वाले रोबोट आमतौर पर हजारों सावधानीपूर्वक डेमो की जरूरत होती है जो असली हार्डवेयर पर इकट्ठे किए जाते हैं, धीमे और महंगे। एक सस्ता विकल्प UMI है, एक पोर्टेबल रिग जो रोबोट के बिना ही मोशन डेटा कैप्चर करता है, लेकिन फुटेज अधिक शोर वाला और कम विश्वसनीय होता है। मौजूदा तरीका एक पॉलिसी को प्री-ट्रेन करने के लिए सस्ते UMI डेटा का उपयोग करता है, फिर एक फिनिशिंग स्टेप के रूप में असली रोबोट डेमो की एक छोटी खुराक जोड़ता है। HiFi-UMI नाम का एक नया पेपर एक और तेज सवाल पूछता है, क्या हो अगर रोबोट फ्री कैप्चर को और ज्यादा विश्वसनीय बना दिया जाए ताकि असली रोबोट एंकर पूरी तरह गायब हो सके। लेखक HiFi-UMI को एक पोर्टेबल कैप्चर सेटअप के रूप में पेश करते हैं जो उच्च फिडेलिटी के लिए डिजाइन किया गया है, जिस पर पॉलिसी पूरी तरह से केवल उस डेटा पर एंड टू एंड ट्रेंड होती है। अंतर्निहित पिच यह है कि मैनिपुलेशन लर्निंग में बाध्य अवरोध यह नहीं है कि आप कितने डेमो इकट्ठे करते हैं, बल्कि प्रत्येक कितना विश्वसनीय है। अगर यह दावा लेखकों के कार्यों से आगे सही साबित होता है, तो बड़े असली रोबोट फ्लीट के बिना वाली लैब को डिप्लॉय करने योग्य मैनिपुलेशन के लिए एक सस्ता प्रवेश मिलता है। निर्णायक सबूत यह होगा कि पॉलिसी उस अंतिम हार्डवेयर विशिष्ट सुधार के बिना पोर्टेबल डेमो से अलग रोबोट, वस्तुओं और वातावरण में ट्रांसफर होती है। टर्बोवीएलए इस सप्ताह हगिंग फेस पर एक ट्रेंडिंग पेपर है जो रोबोट को कैमरा व्यू और बोले गए निर्देशों को मोशन में बदलने के तरीके को फिर से डिजाइन करता है। विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल आमतौर पर हर विजुअल फ्रेम को पहले एक बड़े लैंग्वेज मॉडल से गुजारते हैं। इससे रीजनिंग पावर मिलती है लेकिन मेमोरी बर्न होती है और हर रोबोट टिक पर लेटेंसी बढ़ती है। टर्बोवीएलए एक अलग रास्ता अपनाता है। एक्शन प्रोड्यूस करने से पहले विजन को लार्ज लैंग्वेज मॉडल से गुजारने के बजाय यह विजन और लैंग्वेज क्यूज को सीधे एक्शन आउटपुट में फ्यूज करता है। हेडलाइन नंबर शानदार हैं। सिस्टम एक सिंगल कंज्यूमर RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड पर 32 अपडेट प्रति सेकंड पर चलता है, जबकि 1 गीगाबाइट से कम वीडियो मेमोरी का उपयोग करता है। यह शौकीनों, छात्रों और छोटी लैब के लिए एक सार्थक अनलॉक है। वह सेटअप जो डेस्क पर फिट होता है न कि सर्वर रैक भरता है। पकड़ यह है कि पेपर के डेमो सीमित हैं। डायरेक्ट फ्यूज मेमोरी बचाता है,
लेकिन लैंग्वेज मॉडल स्टेज ने अनकेवल सीन पर उपयोगी एब्स्ट्रैक्शन मुहैया कराया होगा। अगला प्रूफ यह है कि 32 हर्ट्ज कंट्रोल और सब गीगाबाइट मेमोरी गंदे वस्तुओं, लंबे निर्देशों और ट्रेनिंग सेटअप के बाहर के टास्क पर टिकती है या नहीं। कड्स ने 25 जुलाई को नैनोबॉट V0.3 लॉन्च किया, जो डेवलपर्स के लिए एक पाइथन फ्रेमवर्क है जो होस्टेड प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने के बजाय अपना AI एजेंट सेटअप चलाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट खुद को अल्ट्रा लाइटवेट और सेल्फ होस्टेड बताता है और इसने 46,404 गिटहब स्टार्स एकत्र किए हैं। रिपोजिटरी को रिलीज के 5 दिन बाद 30 जुलाई को एक और पुश मिला। 0.3 के लिए कोई पब्लिक चेंजलॉग नहीं है, इसलिए वह वर्जन नंबर अकेले एक नई क्षमता स्थापित नहीं करता। सत्य की तस्वीर रिलीज नोट्स के बजाय रीड में से आती है। नैनोबॉट एजेंट से बात करने के लिए एक वेब UI, बाहरी फंक्शंस को कॉल करने के लिए एक टूल्स लेयर, मेमोरी, MCP सपोर्ट, मल्टी एजेंट वर्कफ्लो प्रिमिटिव्स, ऑटोमेशन हुक और चैट ऐप इंटीग्रेशन को एक पाइथन पैकेज में बंडल करता है जो आपके अपने हार्डवेयर पर चल सकता है। MCP वह सार्थक कनेक्शन पॉइंट है क्योंकि यह सेल्फ होस्टेड एजेंट को बड़े होस्टेड स्टैक्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले समान बाहरी टूल इकोसिस्टम तक पहुंचने देता है। चैट इंटीग्रेशन और वेब UI एक इंटरफेस लेयर मुहैया कराते हैं, बिना अलग से फ्रंट एंड की जरूरत के, जबकि सेल्फ होस्टिंग मेमोरी और टूल कॉल्स को ऑपरेटर के कंट्रोल में रखती है। MCP का मतलब है कि फ्रेमवर्क मौजूदा टूल सर्वर को फिर से इस्तेमाल कर सकता है। हर इंटीग्रेशन को नैनोबॉट स्पेसिफिक कोड में नहीं डालना पड़ता। मेमोरी और ऑटोमेशन हुक उन कामों को संभालते हैं जो एक से ज्यादा चैट टर्न में फैले होते हैं, और मल्टी एजेंट प्रिमिटिव्स अलग अलग रोल्स को उसी लोकल फाउंडेशन को शेयर करने देते हैं। एक पर्सनल एजेंट चैट में रिक्वेस्ट ले सकता है, कनेक्टेड सर्विस को कॉल कर सकता है, रिजल्ट रख सकता है और उसी पैकेज से बाद में ऑटोमेशन ट्रिगर कर सकता है। वही कंपोनेंट्स एक छोटे इंटरनल हेल्प डेस्क को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जहां एक रोल कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करता है, दूसरा टूल्स कॉल करता है और बातचीत कंपनी के हार्डवेयर पर ही रहती है। 46,000 स्टार्स अटेंशन दिखाते हैं, प्रोडक्शन फिटनेस नहीं, और फ्रेश रिपोजिटरी एक्टिविटी से पता नहीं चलता कि 0.3 में क्या बदला। सही निष्कर्ष यह है कि एस्टेब्लिश्ड फीचर सरफेस और कम्युनिटी ट्रैक्शन है। एक क्लेम्ड रिलीज डेल्टा के लिए असली चेंजलॉग का इंतजार करना होगा। OpenAI ने 29 जुलाई को GPT 5.6 को रॉ कैपेबिलिटी गेन्स की जगह एफिशिएंसी के आसपास फ्रेम करते हुए पोस्ट किया। पोस्ट इसे मॉडल्स, इन्फरेंस स्टैक और एजेंटिक वर्कफ्लो में सुधार के जरिए प्रति डॉलर ज्यादा उपयोगी इंटेलिजेंस देने के तौर पर पिच करता है। यह नहीं बताता कि कौन सा मैकेनिज्म बदला, कितना या कब तक कस्टमर इसका इस्तेमाल कर सकता है। यही पूरा वेरीफाइड अनाउंसमेंट है। कोई पब्लिक चेंजलॉग नहीं, फीचर लिस्ट नहीं, बेंचमार्क टेबल नहीं, API डिटेल नहीं, प्राइसिंग फिगर नहीं या टाइमलाइन नहीं। यह फीचर ड्रॉप की जगह पोजिशनिंग लैंग्वेज है। पर किए गए काम के हिसाब से कॉस्ट मायने रखती है, क्योंकि सस्ता टोकन अपने आप में सस्ता वर्कफ्लो नहीं है। एक एजेंट ज्यादा टर्न्स, टूल्स या रिट्राइज इस्तेमाल कर सकता है। थ्रूपुट मायने रखती है, क्योंकि अगर लोड के नीचे कतार रुक जाए तो वही क्वालिटी कम उपयोगी है। यही वो नंबर्स हैं जो एफिशिएंसी क्लेम को मेजर करने योग्य बना सकते हैं। जब तक OpenAI इन्हें पब्लिश नहीं करता, तब तक इंटीग्रेट या कंपेयर करने के लिए कुछ भी कंक्रीट नहीं है। OpenAI ने 29 जुलाई को ऐलान किया कि वो 1 लाख एकेडमिक रिसर्चर्स को ChatGPT के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स तक मुफ्त एक्सेस दे रहा है, जिसका बताया गया मकसद साइंटिफिक रिसर्च, कोलैबोरेशन और डिस्कवरी को तेज करना है। उस स्केल पर एक्सेस इस बात को प्रभावित कर सकता है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक्स और फैकल्टी का एक बड़ा समूह लिटरेचर वर्क,
ड्राफ्टिंग और शुरुआती हाइपोथेसिस एक्सप्लोरेशन के लिए कौन सा असिस्टेंट इस्तेमाल करता है? लेकिन मैकेनिक्स अभी गायब हैं। अनाउंसमेंट में मॉडल्स का नाम नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है, स्टार्ट डेट नहीं है या ड्यूरेशन नहीं है। यही डिटेल्स तय करते हैं कि एक्सेस इंडिविजुअल रिसर्चर्स तक पहुंचता है, पूरे इंस्टीट्यूशंस तक, पार्टिकुलर डिसिप्लिन तक या कंट्रीज तक, और क्या संवेदनशील रिसर्च डेटा इंस्टीट्यूशनल रूल्स के तहत हैंडल किया जा सकता है। फ्री एक्सेस एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन रिपीटेबल साइंस के लिए फिर भी जरूरी है कि रिसर्चर्स इस्तेमाल किए गए मॉडल और कंडीशंस को रिकॉर्ड करें। हेडलाइन नंबर, ऑडियंस और मिशन कन्फर्म हैं। यह कि कौन एक्सेस पाता है और प्रोग्राम में क्या शामिल है, ये सब अभी खुला है। एलएनएआई ने 28 जुलाई को हगिंग फेस ब्लॉग पर द ऑल्मो अर्थ प्लेटफॉर्म जियोस्पेशियल इन्फ्रेंस एट प्लैनेटरी स्केल शीर्षक से एक पोस्ट पब्लिश की। यह ऑल्मो अर्थ को एक सिंगल मॉडल की जगह एक प्लेटफॉर्म के तौर पर पोजीशन करता है, जियोस्पेशियल इन्फ्रेंस कोर कैपेबिलिटी के तौर पर और प्लैनेटरी स्केल ऑपरेटिंग टारगेट के तौर पर। जियोस्पेशियल इन्फ्रेंस का मतलब है कि सिस्टम जियोग्राफिक और रिमोट सेंसिंग स्टाइल डेटा लेता है और उस पर प्रेडिक्शन जनरेट करता है। प्लैनेटरी स्केल इस बात का सिग्नल है कि अंडरलाइंग डेटा और कंप्यूट पाइपलाइन वाइड कवरेज के लिए साइज्ड हैं, किसी एक शहर, वाटरशेड या सैटेलाइट टाइल की जगह। बिल्डर्स के लिए यह फ्रेमिंग मायने रखती है, क्योंकि जियोस्पेशियल एआई का मुश्किल हिस्सा शायद ही कभी मॉडल रहा है। यह इंजेस्ट करना, टाइल करना और महाद्वीपाकार के रास्टर और वेक्टर इनपुट्स को स्केल पर सर्व करना रहा है। हेडलाइन और पब्लिश डेट के अलावा पब्लिक सोर्स में चेंजलॉग, मॉडल कार्ड या कंक्रीट रिलीज नोट्स शामिल नहीं है। कोई लिस्टेड मॉडल वेरिएंट नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेड एपीआई सरफेस नहीं, कोई स्टेटेड इनपुट फॉर्मेट्स नहीं और कोई घोषित प्राइसिंग या एक्सेस टायर नहीं। डेवलपर आज क्या कॉल कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है या फाइन ट्यून कर सकता है, इसका प्रैक्टिकल सवाल अभी भी अनाउंसमेंट द्वारा खुला छोड़ दिया गया है। अगली बात देखने को यह है कि क्या एलएनएआई मॉडल वेट्स, इन्फ्रेंस एंडपॉइंट या सैंपल नोटबुक्स के साथ पोस्ट का अनुसरण करता है जो प्लैनेटरी स्केल को कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके खिलाफ लोग रुचि के क्षेत्र को चला सकें। प्लेटफॉर्म लेबल एक प्रेडिक्शन मॉडल से अधिक का इशारा करता है। प्लैनेटरी वर्क के लिए आमतौर पर विभिन्न समय और सेंसर्स से सैटेलाइट सीन इंजेस्ट करने, निर्देशांकों को अलाइन करने, दुनिया को टाइल्स में बांटने, इन्फ्रेंस शेड्यूल करने और आउटपुट को मैप्स में जोड़ने की जरूरत होती है, जिन्हें लोग क्वेरी कर सकें। क्लाउड कवर, रेजोल्यूशन और रिविजिट टाइमिंग डेटा पाइपलाइन को लर्ड वेट्स जितना ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगर ऑल्मो अर्थ उन लेयर्स को एक्सपोज करता है तो यह लैंड यूज मैपिंग, क्रॉप्स मॉनिटरिंग, डिजास्टर असेसमेंट या एनवायरमेंटल चेंज डिटेक्शन का समर्थन कर सकता है, बिना हर टीम द्वारा मशीनरी को फिर से बनाने के। ये घोषित कैटेगरी के संभावित उपयोग हैं, कंफर्म्ड फीचर्स नहीं, इसीलिए मिसिंग एपीआई और मॉडल कार्ड अभी भी मायने रखते हैं। इस साइकिल में 3 रेपो रडार पर आए। सबसे ज्यादा ट्रैक्शन वाला एक डोज डेटा का कोडबेस मेमोरी एमसीपी है। यह 158 भाषाओं के सपोर्ट, सब मिलीसेकंड क्वेरीज और नाइव अप्रोचेस की तुलना में 99% टोकन रिडक्शन के दावे के साथ कोडबेस को एक परसिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है। यह एक सिंगल स्टैटिक बाइनरी के रूप में शिप होता है और एक कंपैटिबल टूल सरफेस जोड़ता है जिसे ओपनक्लॉ, कोडेक्स, क्लॉथ कोड और हम सीधे कॉल कर सकते हैं। वर्जन 0.9 जुलाई 8 को शिप हुआ और रेपोजिटरी 30 जुलाई को अपडेट हुई। यूजफुल आइडिया परसिस्टेंस है। एक एजेंट हर सवाल के लिए रेपोजिटरी को फिर से कंटेक्स्ट में पढ़ने के बजाय पहले से बने सिंबल और रिलेशनशिप के मैप को क्वेरी कर सकता है। प्रीफेक्ट HQ का फास्टीएमसीपी वर्जन 3.4 के साथ 27 जुलाई को शिप हुआ।
यह MCP सर्वर और क्लाइंट्स के लिए एक पाइथन टूलकिट है। माइक्रोसॉफ्ट MCP फॉर बिगिनर्स 16,856 स्टार्स के साथ आया, जो .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन को कवर करता है। अभी तक कोई फॉर्मल रिलीज नहीं है। कोडबेस मेमोरी MCP के अलावा ये 3 लेयर्स बनाते हैं, एक कंक्रीट सर्वर, एक जनरल लाइब्रेरी और एक क्रॉस लैंग्वेज लर्निंग पाथ। स्टार्स क्वालिटी की तुलना में अटेंशन सिग्नल करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट्स मिसिंग रिलीज को शिप्ड वर्जन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी एक टीम अपनी भाषा में प्रोटोकॉल सीख सकती है, पाइथन में एक सर्विस इंप्लीमेंट कर सकती है और एक इंटरफेस के जरिए कोड मेमोरी बाइनरी एक्सपोज कर सकती है। ये टुकड़े एक टूल बाउंड्री पर मिलते हैं, हर एजेंट के लिए एक इंटीग्रेशन इन्वेंट करने के बजाय, जो बताता है कि एजुकेशनल मटेरियल और इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरीज एक साथ ट्रैक्शन क्यों हासिल कर रही हैं। आज मॉडल प्रोग्रेस नए जनरल पर्पस मॉडल नेम के बजाय रिलीज्ड एनकोडर्स, रोबोट कंट्रोल रिसर्च और कॉन्फ़िगरेशन ट्यूनिंग के जरिए आई। कंक्रीट मूवमेंट इसमें था कि एक्सिस्टिंग मॉडल स्टेट कैसे कैरी करते हैं, CPUs पर कैसे चलते हैं और परसेप्शन को एक्शन में कैसे बदलते हैं। स्पॉटलाइट मूनशोताई किमी के 3 पर है, हगिंग फेस पर 8,822 लाइक्स और 387,822 डाउनलोड्स के साथ एक ट्रेंडिंग ओपन मॉडल। यह फीचर एक्सट्रैक्शन, कंप्रेस्ड टेंसर्स और कन्वर्सेशन यूज के लिए टैग किया गया एक इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल है, इसलिए इंटरेस्टिंग सरफेस मल्टी मॉडल है, टेक्स्ट ओनली चैट रिप्लेसमेंट के बजाय। इमेज टेक्स्ट इनपुट एक सिस्टम को विजुअल एविडेंस को रिटन इंस्ट्रक्शन के साथ कंबाइन करने देता है, जबकि फीचर एक्सट्रैक्शन सर्च, कंपैरिजन या क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है। यह इमेज को डिस्क्रिप्शन से मैच करने, विजुअल कलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने या दूसरे मॉडल के लिए रिप्रेजेंटेशन एक्सट्रैक्ट करने जैसे टास्क्स को पावर दे सकता है। कंप्रेस्ड टेंसर सपोर्ट मायने रखता है क्योंकि मॉडल साइज और मेमोरी बैंडविड्थ अक्सर तय करते हैं कि कोई ओपन मॉडल उपलब्ध हार्डवेयर पर चल सकता है या नहीं। डाउनलोड काउंट सब्सटेंशियल क्यूरियोसिटी दिखाता है, यह बेंचमार्क लीडरशिप स्थापित नहीं करता। मॉडल कार्ड कंटेक्स्ट विंडो, लाइसेंस, वेट फॉर्मेट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और मापे गए रिजल्ट्स के लिए सोर्स है। 3 आइटम एग्जीक्यूशन को एंटरप्राइज नियंत्रण से जोड़ते हैं। जेमिनी API मैनेज्ड एजेंट्स 3.6 फ्लैश और हुक्स जोड़ता है, जबकि डिफ़ॉल्ट मॉडल अनेबलमेंट फॉर कोपायलट बिजनेस एंड एंटरप्राइज यह बदलता है कि नए मॉडल प्रबंधित संगठनों तक कैसे पहुंचते हैं। गूगल्स हुक्स परिभाषित जगहें जोड़ते हैं, सराउंडिंग लॉजिक के लिए। गिटहब्स पॉलिसी बार-बार मैनुअल अनेबलमेंट को हटाती है। एक वर्कफ्लो का विस्तार करता है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन को तेज करता है। तेज अनेबलमेंट के लिए अभी भी दृश्यता जरूरी है। गिटहब कोपायलट ऐप यूसेज मैट्रिक्स अब रिपोर्ट रोलअप्स में विस्तारित होते हैं, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स में उपयोगकर्ताओं की गतिविधि का श्रेय देते हुए। इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स को रोलआउट के बाद अडॉप्शन का एक स्पष्ट रिकॉर्ड मिलता है। ये 3 घोषणाएं एक श्रृंखला बनाती हैं। मैनेज्ड एजेंट्स क्षमता जोड़ता है, कोपायलट डिफ़ॉल्ट्स मॉडल वितरित करते हैं और यूसेज रोलअप्स अडॉप्शन को मापते हैं। एक एंटरप्राइज नए उपलब्ध मॉडल से व्यापक अनेबलमेंट तक और फिर यूजर लेवल रिपोर्टिंग तक कम ब्लाइंड स्पॉट्स के साथ आगे बढ़ सकती है। स्रोतों और एपिसोड नोट्स के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।